नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वाह क्या एनएफओ है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया एनएफओ जो लॉन्च किया है एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने। सबसे पहले आपको इस फंड की जरूरी डिटेल्स बता देते हैं। फंड का नाम है एडलवाइज बीएसई कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस ईटीएफ। ये एक तरीके का ईटीएफ है जो बीएसई कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स पर आधारित है। इस एनएफओ में निवेश करने की लास्ट डेट 24 दिसंबर है और आप 5,000 रुपये से इस फंड में अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके का ईटीएफ है जो म्यूचुअल फंड से काफ़ी अलग होता है। इस फंड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर निरंजन अवस्थी, सीनियर वीपी एंड हेड प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड डिजिटल एडलवाइज म्यूचुअल फंड। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत एंड वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जी सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे की जा सकती है और किसमें निवेशकों को कैसे शुरू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना। तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं। जी। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में जो मेजर डिफरेंस है, ईटीएफ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। हम्म। जैसे आप कोई एक स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं एक्सचेंज पर आपके ब्रोकिंग अकाउंट के द्वारा, उसी तरह ईटीएफ आप बाजार में से आपके ब्रोकिंग अकाउंट के द्वारा खरीद और बेच सकते हैं। जी। जहाँ तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, म्यूचुअल फंड आप एक नॉर्मल ऑनलाइन अकाउंट से भी आप खरीद सकते हैं। आपको ब्रोकिंग अकाउंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो लिस्टेड नहीं होते। अ, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ईटीएफ क्योंकि ये लिस्टेड होते हैं, इसमें लगातार ट्रेडिंग जारी होती है थ्रू आउट द डे जिस दिन मार्केट ओपन है। और आप उस भाव पर इसको ले सकते हैं जिस भाव पर आपको लेना है। रियल टाइम एनएवी जिसको हम बोलते हैं, या रियल टाइम प्राइस, उस पर आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। जी। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स में एक तरीके से जो डे एंड पर आपका सेटल होता है और आपकी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, उसकी जगह पे जब आप ईटीएफ में निवेश करते हैं तो वो आपको लाइव मार्केट में उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती रहती है, क्योंकि वो डिपेंड भी लाइव मार्केट पे ही करता है, एक इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और इस केस में बीएसई का इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट इंडेक्स है। सर, आगे बढ़ते हैं और आपके एनएफओ पे भी बात कर लेते हैं। आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप इस फंड को शुरू करने की अहम वजह क्या थी और आपने यही इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट इंडेक्स ही क्यों चूज किया सर? तो इस ईटीएफ की शुरुआत करने की जो हमारे एक एम है, वो जी। है कि हम भारत में जितने भी मेगा ट्रेंड्स है, मेगा ट्रेंड्स यानी किस क्षेत्र में, कुछ सेक्टर्स में हमने देखा है कि एक मेगा ट्रेंड है, जिसका मतलब अगले कई दशकों तक इस ये ट्रेंड जारी रहेगा और इसमें कहीं अच्छे मुनाफे बनाने वाले स्टॉक्स आ सकते हैं और इसका एक बेनिफिट इन्वेस्टर्स को दिया जाए। सो एक सोच ये है कि ऐसे हम काफी थीमेटिक और सेक्टोरल ईटीएफ इस एक मेगा ट्रेंड बास्केट में लॉन्च करें। और इसमें हमारी जो पहली शुरुआत है वो कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर से हुई है। जी। इसमें हम देखेंगे कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस ये क्या है। ये बेसिकली जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है हर पूरे सेविंग्स का, पूरे भारत में और इंडिया में, उससे काफी नजदीक से जुड़ा हुआ सेक्टर है। पहले हम देखेंगे काफी लोग निवेश करते थे बैंक एफडी में या रियल इस्टेट में, लेकिन आज जैसी हमारी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, लोग म्यूचुअल फंड्स या कैपिटल मार्केट थ्रू स्टॉक ब्रोकिंग या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या फिर इंश्योरेंस कवर, इसके तरफ काफी जुड़ रहे हैं। और ऐसे मार्केट को हम एक मेगा ट्रेंड की तरह देखते हैं। और कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस अगर हम देखें तो काफी ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पेनिट्रेशन जो आज है वो काफी कम है। म्यूचुअल फंड या इक्विटी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग में लगभग 5% से भी कम निवेश इक्विटी मार्केट्स या म्यूचुअल फंड्स में होता है। इंश्योरेंस सेक्टर अगर हम देखें तो पेनिट्रेशन के तौर पर 4% से भी कम लोग इंश्योर्ड है इंडिया में या फिर एडिक्वेटली इंश्योर्ड है। तो दोनों पे जगह लगभग 95% पेनिट्रेशन का एक स्कोप है ओवर द नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स। इसके बावजूद हमने देखा है रीसेंट ट्रेंड्स में लगभग 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, 5 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक है, लगभग
28 लाख करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज है इंडिया में, लेकिन पेनिट्रेशन अभी भी कम है। तो ग्रोथ की जो गुंजाइश है ये काफी ज्यादा है इन दोनों क्षेत्रों में। इसीलिए हमने पहला जो मेगा ट्रेंड इस सीरीज में हमको हमें जो लॉन्च करना था, वो हमने कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस को बनाकर चुना है। जी सर। और हमने ये भी देखा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट इन कंपनीज़ को हो रहा है जो इक्विटीज़ मार्केट में या कैपिटल मार्केट में कामकाज करती हैं। लेकिन सर मेरा सवाल भी अब इसी पर ही है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स काफ़ी वोलाटाइल होते हैं। हम देख रहे हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें काम करने वाली कंपनियों के लिए भी, अगर हम कंपनियों की भी बात करें, इस सेक्टर की ही बात करें, तो वो भी मार्केट्स पे काफ़ी कुछ डिपेंड रहता है। जैसे अगर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में अगर मार्केट्स में कुछ बुरी खबर होती है, जैसे मार्केट की रैली के साथ पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लेकिन सेम टाइम मार्केट की गिरावट के साथ पार्टिसिपेशन कम भी होता है। ऐसे में जो ये वोलेटिलिटी आएगी मार्केट के, उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज़ पे पड़ेगा जिसमें इस ETF की इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, जो ये वोलेटिलिटी रहती है इस सेक्टर की कंपनीज़ को, इसको ये फंड कैसे मैनेज करेगा सर? काफी सही बात है ये। और हम ये जानते हैं कि कैपिटल मार्केट्स इटसेल्फ इज वेरी वोलेटाइल। इसीलिए हमने ये जो इंडेक्स बनाया काफी डाइवर्सिफाइड बनाया है। जी। अगर हम कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट्स में सिर्फ ब्रोकिंग कंपनीज नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली लिंक होती है इक्विटी मार्केट से, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज है, रजिस्ट्रार एजेंट्स है जैसे कैम्स और केफिन जो म्यूचुअल जी। फंड रजिस्ट्रार्स है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स है, ये भी इसमें है, एक्सचेंजेस है। सो कैपिटल मार्केट में सिर्फ ब्रोकिंग नहीं है, पूरी एक इकोसिस्टम है। अभी इन सब सेक्टर्स में से कुछ सेक्टर्स ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं जब मार्केट गिरता है। कुछ कंपनी या सब सेक्टर्स या कुछ कंपनीज है जैसे म्यूचुअल फंड है, वो इतने भी ज्यादा प्रभावित नहीं होते जितने डायरेक्टली ब्रोकर्स हो सकते हैं अगर मार्केट में गिरावट आती है। तो एक बैलेंस मेंटेन किया है। दूसरा, इसमें सिर्फ कैपिटल मार्केट नहीं है, इसमें इंश्योरेंस भी है। तो जी। इंश्योरेंस काफी ट्रेडिशनल बिजनेस है। इसमें मार्केट लिंक फंड्स होते हैं, लेकिन इसका जो परसेंटेज है वो काफी कम है। तो इंश्योरेंस सेक्टर जनरली हमने देखा है कि काफी रिजीलियंट होता है मार्केट के उतार चढ़ाव में। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इंश्योरेंस सेक्टर ने इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। ये भी एक कारण है कि हम इस सेक्टर को इन्वेस्टर्स के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड सेक्टर है कंपेयर जी। टू मे बी कैपिटल मार्केट। सो इन दोनों को मिक्स कर कर एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है, बैलेंस इंडेक्स के रूप में निवेशक को देने की हमारा एक एम रहा है, जिससे सिर्फ 1 या 2 साल में नहीं, लेकिन अगले 5 से 10 साल में अगर देखें या उसके आगे भी एक अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न ओवरऑल मार्केट से, ब्रॉडर मार्केट से बेटर रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल सके। जी। और अगर हमने अभी स्क्रीन पर आपके इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी चल रहे होंगे, अगर आप उसको देखेंगे तो मोर देन 50% वेटेज आपने इंश्योरेंस, इस इंडेक्स में इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज को, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, इन पर मार्केट का उतार चढ़ाव का उतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन सर ये एक इशू भी है, क्योंकि हम जो अभी देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स का जो अप्रोच, अगर मैं उसकी बात करूं तो थीमेटिक है, इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक भी हो गया है। और ये फार्मूला जो है स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट उनके लिए काम भी करता हुआ दिख रहा है। हालांकि जब हम इंडेक्स में या ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स में करते हैं, तो वो लिबर्टी हमारे पास नहीं रहती है। ऐसे में जो हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे इस इंडेक्स के थ्रू? तो इंडेक्स की एक 2-3 खूबी होती है, और तभी काफी जगह पर इंडेक्स को बीट करना मुश्किल होता है। इसकी एक खूबी होती है कि इंडेक्स जब बनता है, इसमें जो हमने एक सेक्टर या सब सेक्टर चुने, इसकी जो टॉप कंपनीज है वो ही आती है। और इस टॉप कंपनी का एक सबसे पेक्यूलर ट्रेंड होता है कि ये लीडर्स होती है अपने आप में, अपने सब इंडस्ट्रीज में, अपने ओवरऑल सेक्टर्स में। और जब मार्केट में ओवरऑल उतार चढ़ाव आता है या फिर इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आता है, ये जो टॉप की कंपनीज है जनरली दे शो मच मोर रिजिलियंस। हालांकि अगले 5 साल में अगर ये टॉप कंपनीज चेंज होके कोई दूसरी कंपनी टॉप बनती है, तो इंडेक्स की ये खूबी है कि जो कंपनी अच्छी कर रही है उसको ज्यादा वेट आपको
आपके इंडेक्स में मिलते जाएगा, और जो कंपनी खराब कर रही है उसका वेटेज कम होते जाएगा। तो ये एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है इंडेक्स में, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इंडेक्स आपको लगभग, अगर हम रिस्क देखें और रिटर्न देखें, रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है। हालांकि एक्टिव फंड्स कभी कभी अंडर परफॉर्म भी करते हैं इंडेक्स को, जब देर इज अ रोटेशन बिटवीन लीडर्स एंड न्यू लीडर्स। तो इंडेक्स में ये सब बायसेस निकल जाते हैं फंड मैनेजर्स के, और लगभग आपको जो बाजार के टॉप कंपनीज है, उस सब सेक्टर के टॉप कंपनीज है, वो आपको मिलते हैं। दूसरी जो बात है, अगर हम कैपिटल मार्केट या इंश्योरेंस सेक्टर को देखें, तो आज काफी कम कंपनीज इस क्षेत्र में लिस्टेड है। हम एएमसी की अगर बात करें, लगभग 43-44 म्यूचुअल फंड्स इंडिया में है, उसमें से सिर्फ 4 कंपनीज लिस्टेड है। तो जो टॉप 10 लिस्टेड या टॉप 10 एएमसीज है, वो भी पूरी तरह से आज लिस्टेड नहीं है। इंश्योरेंस में लगभग 50 इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस मिला के, उसमें से कुल 10 कंपनीज ही लिस्टेड है। सो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में भी जो टॉप 10 कंपनीज है वो आज पूरे लिस्टेड नहीं है। सिमिलर यू नो गोज ट्रू फॉर ब्रोकिंग, काफी बड़े बड़े जो ब्रोकर्स है, जी। ऑनलाइन ब्रोकरेजेस है, वो आज लिस्टेड नहीं है। तो ये जो लिस्टेड स्पेस है, आज हमारे इंडेक्स में 22 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम है, काफी कम लिस्टेड कंपनीज है। लेकिन अगले 3 से 5 साल अगर आप देखें, तो इनमें से काफी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड स्पेस में आ जाएंगी और ये यूनिवर्स बढ़ेगा। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने देखा है हिस्टोरिकली, जब कोई सेक्टर अच्छा करता है तो उसमें नई नई लिस्टेड कंपनीज आती है, और जी। वहां पर आपको मुनाफे बनाने की या फिर लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लायर पैसा बनाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है कैपिटल और इंश्योरेंस सेक्टर में। जी सर, रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। लाइक अभी हमने देखा लॉन्ग टर्म का अगर हम विजन रखें, 1 ईयर रिटर्न में तो आपने इस फंड ने बीएसई के 500 इंडेक्स को भी बीट किया है, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर यही मैं 3 ईयर 5 ईयर के नंबर्स देखूं टाइम पीरियड में, तो वो रिटर्न्स 13% है, जहाँ पर बीएसई 500 ने ऑलमोस्ट 15.67% का रिटर्न दिया है। और 5 साल में 14%, जहाँ पर बीएसई 500 ने 19.83% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे जब हम लॉन्गर विजन रख रहे हैं सर, तो ये रिटर्न हमें थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है बीएसई 500 इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न वन शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फंड, एंड सर इसके साथ साथ कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, इस पर भी अगर आप लाइट डाल सकें जी। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, अ, जब हम कोई नया फंड देखते हैं या फिर लॉन्च करते हैं, तो दो तरीके होते हैं। एक फंड ऐसा लॉन्च करे जिसने पास्ट में काफी अच्छे रिटर्न दिए, उस थीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, और लॉन्च कर लीजिए, तो इन्वेस्टर्स पास्ट रिटर्न देखते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो कि कॉन्ट्रा स्टाइल होता है, और एडवाइज में जनरली हमने जब भी हमने कोई सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड्स लॉन्च किए, हमने वो दूसरा तरीका अपनाया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है, कहाँ पे और भी ज्यादा मुनाफे या अपॉर्चुनिटी बेटर है कंपेयर टू मेनी अदर सेक्टर्स। तो आज के तारीख पे ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं कि 5 इयर्स और 10 इयर्स में अंडर परफॉर्मेंस है, ये ही एक रीजन है कि हमने ये इंडेक्स और ये थीम चुनी है ईटीएफ लॉन्च करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इंश्योरेंस एज अ सेक्टर इज अंडर वैल्यूड टुडे। कैपिटल मार्केट के काफी अच्छे रिटर्न्स आए हैं, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया है मार्केट के मुताबिक। इसके 2-3 कारण है क्यों, कि पिछले 2-3 सालों में हमने काफी रेगुलेटरी चेंजेस देखे हैं इंश्योरेंस के क्षेत्र में। और जनरली हमने देखा है, जब काफी रेगुलेशंस आते हैं, एक नेगेटिविटी छाई होती है उन स्टॉक्स या उन सेक्टर्स में, लेकिन उसके बाद एक बाउंस बैक या मीन रिवर्जन की काफी ज्यादा गुंजाइश हो जाती है। तो इसी रीजन से हमने ये फंड आज लॉन्च किया है। आगे के जो स्कोप ऑफ टू मेक रिटर्न्स, बेटर रिटर्न्स, वो काफी ज्यादा है, इसीलिए आपको वो अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। और यही एक कारण है कि हमने ये सेक्टर आज चुना है, क्योंकि हमें लगता है इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू मेनी अदर सेक्टर्स। दूसरा, एक्सपेक्टेशन क्या रखे। जब कोई सेक्टर एक ब्रॉडर मार्केट से अंडर परफॉर्म करता है, स्पेशली ऐसे मार्केट में जहाँ पे हर सेक्टर ने अच्छा किया है, अ, तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर
फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटी एक ऐसी मैं तो नंबर एक्चुअली बता नहीं सकता कितना रिटर्न्स मिलेगा बिकॉज मार्केट है, लेकिन जी। ये जरूर हम बात कर सकते हैं या फिर ये जरूर सोच सकते हैं कि मार्केट अगर आपको 10-12% रिटर्न देगा, ये सेक्टर उससे ज्यादा आपको रिटर्न अल्फा जरूर दे सकता है, क्योंकि आज मार्केट से ये अंडर परफॉर्म किया और अंडर वैल्यूड है। और लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बोला कि पोटेंशियल कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस का काफी अच्छा है, तो इसका ब्रॉडर रिटर्न नॉर्मल ब्रॉडर मार्केट से एक थोड़ा बेहतर हो सकता है। जी, तो सर आप मतलब एक तरीके से सेक्टर रोटेशन की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट सेक्टर्स में अभी तक वो मूवमेंट नहीं आई है जो हमने बाकी सेक्टर्स में देखी है, तो इसका बेनिफिट इस फंड को मिलता हुआ स्पेशली दिखाई देगा। इंश्योरेंस सेक्टर में, कैपिटल मार्केट्स में हमने देखा है काफी तेजी आई है, रिटर्न्स अच्छे बने हैं, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर काफी लैग हुआ है, तो जी वहां पे हम एक मेन रिवर्जन की आशंका देखते हैं। सर, एक ऑफ नोट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा कि अभी 100% एफडीआई की भी बात चल रही है इंश्योरेंस सेक्टर में। यस। ये होने के बाद से जो अभी आई थिंक 74 या 75% के आसपास करंट में है, तो अगर 100% एफडीआई आती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे अगर हम इस फंड को भी कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले टाइम में इसका? तो जनरली से इंश्योरेंस सेक्टर में अगर नया कैपिटल आएगा तो डेफिनेटली और कंपनीज भी यहाँ पर आएंगी, और एग्जिस्टिंग कंपनीज को कैपिटल रेस करने का एक अच्छा मौका होता है। जब कैपिटल रेस करते हैं तो डेफिनेटली वो बिजनेस में जाते हैं, और इट एड्स ऑन टू एग्जिस्टिंग ग्रोथ नंबर्स। सो इट इज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि फॉरेन कैपिटल इस क्षेत्र में आ सकता है, एक हेल्दी कंपटीशन बन सकता है, और ओवरऑल जो अच्छे कंपनीज है उसको इसका लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बेनिफिट मिल सकता है। जी सर, आखिरी के कुछ सवाल ले लेता हूँ कि पहले तो ये किस किस तरह के निवेशकों को इस फंड को चूज़ करना चाहिए, हु शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड, एंड नए जो इन्वेस्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए इस फंड में क्या खास रहने वाला है, ये दो बातें अगर आप बता सकें सर। तो सबसे पहले चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो ये फंड आपके लिए नहीं है। जी। अ, किस इन्वेस्टर्स के लिए है? इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, लेकिन उन्हें अपने पोर्टफोलियो में एक सैटेलाइट एक्सपोजर लेना है, 5 से 10% एक्सपोजर ऐसे सेक्टर में लेना है जहां पर अभी अंडर परफॉर्मेंस है और अगले 2-3 साल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ऐसे निवेशक ने इस फंड में निवेश करना चाहिए। पेशेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम मीन रिवर्जन कोई भी सेक्टर में एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स देखें जो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगा चुके हैं, और उसके बियॉन्ड उनको पोर्टफोलियो में एक छोटा सा एक्सपोजर, कोर और सैटेलाइट जिस प्रकार की हम बात करते हैं, तो कोर पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपका सही तरीके से चल रहा है, लेकिन सैटेलाइट एक्सपोजर के लिए आप कुछ ऐसे सेक्टर्स चुन रहे हैं जो आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़े अंडर वैल्यूड है इंश्योरेंस सेक्टर की हमने बात की थी इसमें, जिसका 50% से ज्यादा एक्सपोजर है, तो ऐसे निवेशक ही इस फंड से जुड़ सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 3 to 5 years होना चाहिए, तो ही इस फंड में आए, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। एट द सेम टाइम मीन रिवर्जन की भी आशंका है, जिसके लिए कुछ समय लग सकता है। जी, तो ये फंड नए निवेशकों के लिए नहीं है, जो अगर आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो ही आप इस फंड का सिलेक्शन करें। और सर ने टाइम फ्रेम भी बता दिया कि अगर आप 3 से 5 साल के लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहे हैं तो ये फंड आपके लिए परफेक्ट रहेगा सर। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स तो हैं उनके पास। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई बंदा आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना पार्ट इस ईटीएफ को देना चाहिए इन ऑर्डर टू मोर डाइवर्सिफाई या टू टेक द एक्सपोजर ऑफ दिस फंड, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज जो अभी तक चली नहीं हैं उनको उनको उनका उनकी रैली को भुनाने के लिए अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट हिस्सा आप इस फंड में निवेश करने की एडवाइस देंगे सर? क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, एग्जैक्ट परसेंटेज हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता है, सर क्योंकि रिस्क ओवरऑल वैसे थोड़ा सा एपेटाइट, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए एक थीमेटिक फंड में।
और जनरली थीमेटिक फंड में एंट्री और एग्जिट भी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हमने ये ईटीएफ के तरीके से निकाला है, ताकि आप जनरली जो लोग मार्केट से जुड़े हैं, रोज ट्रेडिंग करते हैं, सेक्टर्स ट्रैक करते हैं, उनके लिए आसान हो सकता है खरीदे, और जैसे ही कुछ परफॉर्मेंस आए उसको फिर से बेचे। तो टैक्टिकल एलोकेशन के तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो एक 5 से 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो हो सकता है। अगर स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। जी, तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 5% अपने पोर्टफोलियो का आप इस फंड को डेडिकेट कर सकते हैं, और आपको एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको इसको देखते रहना पड़ेगा कि एग्ज़िट और एंट्री का क्या नज़रिया रखना चाहिए। थैंक यू सो मच निरंजन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू फंड यू हैव लॉन्च सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आप भी मुझे दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे एक बार एक नए एनएफओ के साथ। तब तक के लिए आप बिज़नेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें मनी 9। थैंक यू।